नमस्कार दोस्तों। आज इतिहास में हम प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके पढ़े बिना वो आगे की रूपरेखा तैयार नहीं कर सकते। तो इतिहास के स्रोत में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें इतिहास का कोई भी लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है। जैसे मध्य पाषाण काल हो गया, पूरा पाषाण काल हो गया, ये प्रागैतिहासिक काल में रखेंगे। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल में वह काल शामिल है जिसमें कोई लिखित विवरण तो प्राप्त हुआ है इतिहास का, परंतु उस लिखित विवरण को समझा नहीं जा सका है, अर्थात उनकी लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है। उदाहरण के लिए हम सिंधु सभ्यता को ले सकते हैं। आगे रहेगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह काल कहलाता है जिसका इतिहास लिखित व स्पष्ट रूप से हमें विवरण प्राप्त होता है। तो आपको ये समझ में आ गया, प्रागैतिहासिक काल अलिखित विवरण मिलेगा, यानी विवरण मिलेगा ही नहीं लिखित। और आदि ऐतिहासिक काल हो गया जिसका विवरण तो मिलेगा लिखित, लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। और ऐतिहासिक काल लिखित व स्पष्ट विवरण मिलेगा, वही आपका ऐतिहासिक काल कहलाता है। भारत के इतिहास की अगर चर्चा करें नामकरण की, तो जैनियों के द्वारा इसे जम्बूद्वीप नाम दिया गया। भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। यूनानियों के द्वारा इसे इंदे शब्द से इंगित किया गया। अरबियों के द्वारा हिंदुस्तान को हिंद कहा गया, और इंदे आधार पर अंग्रेजों के द्वारा इसे नाम दिया गया इंडिया। क्रिस्टोफर सेलियस था, एक नोट करने की बात है, जिन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आगे चर्चा करते हैं। धार्मिक साहित्य का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इतिहास के स्रोत में। तो सबसे पहले हम वेदों की चर्चा करते हैं। वेदों की रचना जो है महर्षि कृष्णा देवप्पन वेद व्यास ने की थी। तो सबसे प्राचीन जो हमारा ऋग्वेद माना जाता है, इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र, 1028 सूक्त। अब इसकी रचना काल की अगर चर्चा की जाए तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक इसका रचना काल माना जाता है। अब कुछ जीके से और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका जो दूसरा और 7वां मंडल है वह सबसे प्राचीन है, और पहला और 10वां मंडल ये बाद में जोड़े गए हैं। 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है, इसमें सोम देवता का काफ़ी वर्णन किया गया है। 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि वर्ण व्यवस्था को लेकर कौन सा मंडल है, तो वो 10वां मंडल है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट जो है सामवेद, संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। इसमें कुल 1549 ऋचाएँ हैं, 78 नई हैं। 78 नई मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो बाकी की ऋचाएँ हैं वो ऋग्वेद से ही ली गई हैं। सूर्य स्तुति, देखिए सामवेद में सूर्य स्तुति पर काफ़ी बल दिया गया है। सूर्य की उपासना किस प्रकार से की जाए, सूर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो सामवेद में वर्णित किया गया है। उद्गाता, इस सब से क्या इंगित होता है, जो सामवेद के जो श्लोक हैं, जो ऋचाएँ हैं, उनको उच्चारित करने वाला व्यक्ति उद्गाता कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा यजुर्वेद। यजुर्वेद की क्या खास बात है, ये गद्य व पद्य दोनों में शामिल है। इसमें बलिदान विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यज्ञ नियम, किस प्रकार यज्ञ किए जाएं, किस प्रकार अनुष्ठान किए जाएं। देखिए प्राचीन समय में यज्ञ का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा है। यज्ञों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जाता था ताकि वे मनुष्यों को धन धान्य से संपन्न करें। तो यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में शामिल है। बलिदान विधि का भरपूर जो है विवरण मिलता है। यज्ञ नियम काफ़ी विस्तार पूर्वक है। अधर्व्यूह, देखिए यजुर्वेद के जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, उनका उच्चारण करने वाला जो विद्वान है वो अधर्व्यूह कहलाता है। आगे चर्चा कर लेते हैं अथर्ववेद की। इसकी रचना अथर्व ऋषि के द्वारा की गई। इसमें 20 मंडल, 731 ऋचाएँ, 5987 मंत्र इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं। कुछ किताबों में आपको 6000 भी मिल जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट डाटा जो है 5987 मंत्रों का ही है। इसमें अथर्ववेद की क्या विशेषता है, पहली विशेषता है जादू टोना। देखिए इस वेद में जादू टोना को लेकर, अंधविश्वास को लेकर काफ़ी जो विचार हैं वो उनका विवरण प्राप्त होता है। रोग निवारण, प्राचीन समय से रोग रहे हैं, अब भी लोग बीमार होते हैं, तो अथर्ववेद में रोगों के निवारण के लिए काफ़ी बातें लिखी हुई हैं। परीक्षित जो राजा हुआ है उसको कुरुओं का राजा अथर्ववेद में बताया गया है।
औषधि प्रयोग की औषधि का प्रयोग कैसे किया जाए, इस पृथ्वी पर किस प्रकार की औषधियाँ विद्यमान हैं जो विभिन्न रोगों के निदान के लिए अति आवश्यक हैं, तो वो सारी चर्चाएं अथर्ववेद में मिल जाती हैं। आगे चर्चा कर लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। यज्ञ प्रतिपादक ग्रंथ ये कहलाते हैं। सबसे खास बात क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वेदों की व्याख्या करते हैं। वेदों को सरलता से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। तो ऋग्वेद के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है ऐतरेय तथा कौशितकी। सामवेद के लिए है तांडल, छंदविश, जैमिनीय। यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय, शतपथ। अथर्ववेद के लिए है गोपथ। आगे चर्चा कर लेते हैं इतिहास के स्रोत में आरण्यक क्या होते हैं। अरण्य का मतलब होता है वन, जंगल। आरण्यक होती हैं ये वन पुस्तकें, इनकी संख्या 7 है। इनकी क्या विशेषता है कि आरण्यक जो है रहस्यवाद से भरे पूरे थे, इनमें रोमांस से जुड़ी बातें लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट जो है उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है, निकट बैठना, समीप बैठना। उपनिषद जो थे मुख्य रूप से दर्शन के ऊपर आधारित थे, तो इनका जो मुख्य मोटो था वो था दार्शनिकता। 800 से 500 ईस्वी पूर्व उपनिषदों की रचना की गई और कुल 108 उपनिषद हैं, परंतु इनमें से केवल 12 ही प्रमाणिक माने जाते हैं। देखिए एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने ये डाटा तैयार किया है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट भी कर सकते हैं। वेदांग, वेदांग संख्या में 6 हैं। वेदों की व्याख्या के लिए, वेदों की सरलता के लिए वेदांगों की रचना की गई। 6 जो वेदांग हैं, शिक्षा, शिल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। अब चर्चा कर लेते हैं उपवेद की। उपवेद भी हैं, जैसे कि आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित हो गया, धनुर्वेद युद्ध कौशल से संबंधित जो नियम हो गए, गंधर्व वेद इसमें संगीत से संबंधित जो है विवरण आपको मिलेगा। शिल्प वेद में क्या आ गया, निर्माण कला, वास्तुकला से संबंधित जो है तथ्य इसमें शामिल किए गए हैं। इतिहास के स्रोत में स्मृतियाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। ये धर्मशास्त्र भी कहलाते हैं। आपको इस बात को नोट कर लेना है कि स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन जो स्मृतियां हैं वो मनुस्मृति है, वह याज्ञवल्क्य स्मृति हैं। स्मृतियां जो मुख्य रूप से आम इंसान है उनको अपना दैनिक जीवन किस प्रकार व्यतीत करना है उसके बारे में हमें काफ़ी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। 200 BC से 100 AD तक स्मृतियों की रचना की गई। अब बात कर लेते हैं पुराणों की। पुराण जो है संख्या में 18 हैं और सबसे प्राचीन जो पुराण है उसका नाम है मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। देखिए हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इतिहास के स्रोत के बारे में, क्योंकि अगर इतिहास को समझना है तो हमें उसके स्रोत के बारे में पता करना होगा। जितना स्रोत विश्वसनीय होगा उतना ही इतिहास हमारा कह सकते हैं कि वो मजबूत होगा। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। अग्नि पुराण से किस प्रकार की जानकारी मिलती है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवस्था के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है अग्नि पुराण से। इतिहास के स्रोत में हम चर्चा करेंगे रामायण और महाभारत के बारे में। रामायण की रचना 100 ईस्वी से 200 ईस्वी के बीच की गई। सभी को पता है कि महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना की गई। पूर्व में इसमें 12,000 श्लोक थे, जो बाद में इनकी संख्या बढ़कर 24,000 श्लोक हो गई। 7 कांड है इसमें, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड और लंका कांड, ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। और महाकाव्य कहलाता है रामायण। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता इसका अन्य नाम है। एग्जाम में अगर ये नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। महाभारत की रचना जो थी वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 24,000 श्लोक थे, जिसे जन संहिता के नाम से जाना जाता था। बाद में इनकी संख्या 1 लाख श्लोक हो गई और इसलिए इसका नाम हो गया सतसहस्त्री संहिता। आश्वाल्यन ग्रह सूत्र में इसका वर्णन भी किया गया है। किसका? महाभारत का। फिर आगे चर्चा कर लेते हैं षड दर्शन की। उपनिषदों के दर्शन के 6 भाग, उपनिषदों के जो दर्शन हैं उनके 6 भाग हैं, जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः ये दार्शनिकता पर आधारित है। और कौन सा दर्शन? जो आध्यात्मिक से रिलेटेड है, जो अध्यात्म से रिलेटेड है, जो भगवान की भक्ति और मुक्ति से रिलेटेड है। बौद्ध साहित्य की अगर चर्चा करें तो इतिहास के स्रोत में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान है। सूत पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेशों को शामिल किया गया है। ये एक बौद्ध ग्रंथ है, सर्वोत्तम पिटक कहलाता है। इसमें 5 निकाय हैं।
आगे चर्चा कर लेते हैं विनय पिटक की, जो अनुशासन से संबंधित है। किसका अनुशासन? देखिए आप सबको पता है बौद्ध धर्म में भिक्षुओं का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। तो जो भिक्षु थे उनको किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना है, तो उनके जीवन से संबंधित अनुशासन बनाए गए थे जो विनय पिटक में शामिल थे। मिलिंद पन्हो की रचना की गई थी नागसेन जी के द्वारा। और इस मिलिंद पन्हो में यूनानी शासक जो मिनांडर था और नागसेन के बीच जो दार्शनिक वार्तालाप हुई थी उसको मिलिंद पन्हो में वर्णित किया गया बड़े सुंदर ढंग से। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनानी शासक मिनांडर और नागसेन के बीच जो दार्शनिक वार्तालाप हुई थी उसका संकलन किस में किया गया है, तो उसका उत्तर सही होगा मिलिंद पन्हो। दीपवंश, सिंहल द्वीप का जो इतिहास है उसका काफ़ी सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है दीपवंश में। बुद्धचरित, सोदारनांद, सारीपुत्र, ये जो सारी रचनाएं हैं वो किसके द्वारा की गई? अश्वघोष के द्वारा अश्वघोष के द्वारा जो है इनकी रचना की गई। अश्वघोष जो था कनिष्क का दरबारी था और काफ़ी अच्छा कवि था और उसे संरक्षण किसका प्रदान था? कनिष्क का। आगे हम चर्चा कर लेते हैं इतिहास के स्रोत में ऐतिहासिक और सामाजिक साहित्य। कुछ ऐसी पुस्तकें थी जिन्होंने भारत के इतिहास को प्रमाणिक रूप दे दिया। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं अर्थशास्त्र की, जिसकी रचना कौटिल्य के द्वारा की गई। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये बुक रहती है इतिहास को लेकर और फर्स्ट पॉलिटिकल बुक ऑफ इंडिया अर्थशास्त्र को कहा जाता है। इसमें 6000 श्लोक थे और इसको 15 खंडों में विभाजित किया गया था। कौटिल्य के द्वारा इस रचना में उस समय यानी तत्कालीन समय कौन सा था? मौर्य काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के सांस्कृतिक जो तथ्य थे उनके ऊपर प्रकाश डाला गया था। आगे चर्चा कर लेते हैं अष्टाध्यायी के द्वारा। जो अष्टाध्यायी जो रचना की गई वो पणिनि के द्वारा की गई और ये एक व्याकरणिक ग्रंथ था। और लिपि शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले अष्टाध्यायी में ही हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्राचीन समय में लिपि शब्द का जो उपयोग है वो किस ग्रंथ में किया गया, तो आपका उत्तर रहेगा अष्टाध्यायी। महाभाष्य की रचना जो है पतंजलि जी के द्वारा की गई थी और ये भी एक व्याकरणिक ग्रंथ है जो संस्कृत से रिलेटेड था। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मालविका अग्निमित्रम। इसकी रचना की गई थी कालिदास जी के द्वारा। देखा जाए तो इसमें एक काफ़ी फेमस प्रेम कहानी है जो आप खुद सर्च करके पता कर सकते हैं। शुंग वंश की इसमें जानकारी दी गई है काफ़ी। पुष्यभूति जो है वर्धन वंश से थे। शुंग वंश की काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है मालविका अग्निमित्र इस उपन्यास में। हर्षचरित की रचना जो थी बाण भट्ट के द्वारा की गई थी और इसमें हर्ष साम्राज्य के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी और काफ़ी विवरण मिलता है उस समय के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का। और मृच्छकटिकम, इसकी रचना जो थी शूद्रक के द्वारा की गई थी और गुप्तकाल संस्कृति के बारे में काफ़ी ये रचना जो है प्रकाश डालती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो बच्चे पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नव सह शाकंचरित, इसकी रचना की गई थी पद्मगुप्त परिमल के द्वारा और इसमें जानकारी मिलती है परमार वंश के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट है वो है राजतरंगिणी। इसकी रचना की गई थी कल्हण के द्वारा और इसमें कश्मीर के इतिहास का काफ़ी सुंदर वर्णन किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन निम्नलिखित में से किस पुस्तक के द्वारा किया गया है, तो आपका उत्तर सही रहेगा राजतरंगिणी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में है जिसकी रचना की थी चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के काफ़ी अच्छे मित्र थे और चौहान वंश के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया था और दक्षिण भारत के बारे में भरपूर जानकारी संगम साहित्य से हमें प्राप्त होती है। गार्गी संहिता में यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है कि यवनों ने किस प्रकार भारत पर आक्रमण किया और इसमें ज्योतिष महत्व की बातें ज़्यादा मिलेंगी आपको। गार्गी संहिता वैसे देखा जाए तो ज्योतिष ग्रंथ है परंतु इसमें यवन आक्रमण का काफ़ी बेहतरीन वर्णन किया गया है। चचनामा अली अहमद के द्वारा इसकी रचना की गई और अरबों ने किस प्रकार सिंध पर विजय प्राप्त की ये चचनामा में बखूबी बताया गया है। इतिहास के स्रोत में
अब मुख्य पाठ रहेगा विदेशियों के विवरण व लेख। देखिए भारत में बहुत सारे जो थे विदेशी आए और उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, कुछ अपने लेख लिखे जो आज भी सुरक्षित हैं, जिनसे हम अपने देश के इतिहास के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। जो बच्चे इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीजीटी की है या सोशल टीजीटी की है या वो किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं इतिहास को लेकर, तो उनके लिए ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। टेरियस जो एक यात्री था वो ईरानी राजवैद था और उसके लेखों में भारतीय इतिहास को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। हेरोडेटस जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है और वो एक यूनानी थे, हिस्टोरिका उनकी रचना थी। इसमें किसका वर्णन किया गया? भारत के इतिहास का वर्णन किया गया है और भारत का ईरान से किस प्रकार का संबंध था उसके इतिहास का वर्णन किया गया है हेरोडोटस के द्वारा अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में। निर्याकस सिकंदर का समकालीन प्रमाणिक सिकंदर का समकालीन, देखिए निर्याकस जो था सिकंदर के समय का था और इसके जो लेख मिले हैं उनमें काफ़ी प्रमाणिक विवरण मिला है। देखिए कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो अफवाहों पर आधारित होते हैं, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो प्रमाणिक होते हैं। तो निर्याकस के जो लेख थे उनसे भारत की प्रमाणिक जानकारियाँ मिलती हैं। मेगास्थनीज जिनके द्वारा प्रसिद्ध इंडिका की रचना की गई और 14 वर्ष तक वो मौर्य शासन में रहे और मौर्य दरबारी राजदूत में रहे। और इंडिका जो है उस समय के मौर्य काल के बारे में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के तथ्यों पर प्रकाश डालती है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका की रचना किसके द्वारा की गई, तो मेगास्थनीज के द्वारा। डायमेकस बिंदुसार काल में ये यात्री आया था और सीरिया का जो राजा था उसका ये दूत था। तो जो बिंदुसार का समय था उसके बारे में काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना जो है वक्तव्य दिया और काफ़ी अच्छे लेख लिखे। डायनेसिस ये अशोक के काल में आया था, ये भी सीरिया के राजा का दूत था और उस समय के भारत के बारे में काफ़ी अच्छा इन्होंने वर्णन किया गया है। अगर ये यात्री नहीं होते तो हमें इतिहास के बारे में कम पता चल पाता, क्योंकि बहुत सारे यात्रियों ने बहुत सारी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जो भारत के इतिहास पर काफ़ी प्रकाश डालती हैं। देखिए इतिहास जो है एक पेचीदा विषय है। हो सकता है कि कुछ यात्रियों के द्वारा इतिहास को मोड़ने का प्रयास किया गया हो, फिर भी हम कह सकते हैं कि कुछ यात्रियों ने, इतिहासकारों ने अपना काम ठीक ठाक से किया है। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका की रचना की थी और ये इसकी जो भाषा थी वो थी लेटिन, इसकी भाषा जो थी लेटिन। नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी के द्वारा इसकी रचना की गई और भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में काफ़ी ये पुस्तक बताती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नेचुरल हिस्टोरिका है उसकी भाषा क्या है, तो लेटिन। पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी ये एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई, क्योंकि इसके लेखक के बारे में अभी तक कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है। 80 ईस्वी के आसपास ये पुस्तक लिखी गई और जो भारत के बंदरगाह हैं और जो तटीय जीवन था उसके बारे में काफ़ी विवरण मिलता है इस पुस्तक के द्वारा। तो भारत पूर्वी तट हो गया, पश्चिमी तट हो गया, तो आसपास के क्षेत्रों की जो काफ़ी जानकारी जो है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में मिलती है। टालमी जो है 2वीं शताब्दी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी भारत का भूगोल, जिससे भारत के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इतिहास के स्रोत में चीनी लेखकों का भी काफ़ी योगदान रहा है। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम फाहियान की, जो द्वितीय के समय में आया था और उस समय के भारत की जानकारी जो है फाहियान ने अपने विवरणों में दी है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। वर्धन वंश का सबसे जो प्रमुख शासक है वो हर्षवर्धन रहा है और नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया और उसके बारे में काफ़ी विवरण दिया। CU की ये उनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसके बारे में भारत और भारत से जुड़ा परिदृश्य उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। अब कुछ एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो यात्रियों में राजकुमार इनको कहा जाता है, ह्वेनसांग को नीति का पंडित कहा जाता है और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी ह्वेनसांग को जाना जाता है। इत्सिंग 613 ईस्वी से 715 ईस्वी में इत्सिंग का आगमन हुआ और विक्रमशिला विद्यालय के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छा विवरण दिया है। चाउ जुकुआ चोलकालीन इतिहास के बारे में काफ़ी प्रकाश डाला है चाउ जुकुआ ने अपने विवरणों में। अब अरबी लेखकों की बात करें तो अल ब्रूनी किताब उल हिंद की रचना की, कई बार एग्जाम में आ भी जाता है कि किताब उल हिंद की रचना किसके द्वारा की गई, तो अल ब्रूनी के द्वारा इसकी रचना की गई। राजपूती समाज के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। बिल्कुल, जो हमारा राजपूती समाज था, जो राजस्थान के क्षेत्र में जो राजा थे, उनके बारे में अल ब्रूनी ने काफ़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत जो है अपनी रचना को दर्शाया है। महमूद गजनवी का जो था ये उसके संरक्षण में था और उसी के टाइम आया था।
इब्न बतूता, उनके द्वारा रहला नामक जो है यात्रा वृत्तांत की रचना की गई। और 14वीं शताब्दी का जो भारत था, 14वीं शताब्दी में भारत का जो परिदृश्य था या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो परिदृश्य था उसका वर्णन किया था इब्न बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो था, इनकी विद्वत्ता से ये काफ़ी खुश थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसलिए उन्होंने क्या किया, 1333 में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। सुलेमान जो है 9वीं शताब्दी में भारत आए थे और उनके विवरणों से प्रतिहार व पाल वंश की काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। अन्य लेखकों की बात करें तो तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। कयंग्यूर और तयंग्यूर उनकी रचना थी, जिसमें भारतीय इतिहास का काफ़ी अच्छा वर्णन मिलता है। देखिए, दिल्ली के एग्जाम होते हैं या किसी भी स्टेट एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक रचना किसकी है, तो तारानाथ ने इसकी रचना की थी। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में भारत में आया था और पांड्य इतिहास के बारे में काफ़ी सुंदर वर्णन किया है मार्को पोलो के द्वारा। इतिहास के स्रोत में अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं अभिलेखों की। देखिए, अभिलेख जो थे शिला यानी चट्टानों पर, स्तंभों पर, दीवारों पर, मुद्राओं पर एवं ताम्रपत्रों पर जो थे लिखित किए जाते थे। कुछ राजा महाराजा जो अपनी विजयों के बारे में या कुछ नीतियों के बारे में, कुछ फरमानों के बारे में अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनको उत्कीर्ण करवाना है तो वो पत्थर पर करवा लेते, ताम्रपत्र पर करवा लेते, दीवारों पर करवा लेते, मुद्राओं पर करवा लेते। तो ये अभिलेख थे। और अभिलेखों का अध्ययन जो कहलाता है वो एपिग्राफी कहलाता है। कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि अभिलेखों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा, तो ये आपने याद रखना है एपिग्राफी। मध्य एशिया में भारत के सबसे प्राचीन बोगसकाई प्राचीनतम जो हैं मध्य एशिया में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 1400 ईस्वी पूर्व से के समय के लगभग जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नात्सल्य इत्यादि का वर्णन किया गया है। आगे चर्चा कर लेते हैं भारतवर्ष। हाथी गुफा अभिलेख से भारतवर्ष शब्द का वर्णन मिलता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध अभिलेख है। आगे चर्चा कर लेते हैं एरण अभिलेख की, जिसमें सती प्रथा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। आगे चर्चा कर लेते हैं मंदसौर अभिलेख का, जिसमें रेशम बुनकरों के बारे में स्पष्ट जानकारियाँ दी गई हैं, उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में हुण आक्रमण के बारे में काफ़ी बेहतरीन जो है जानकारी मिलती है। विदिशा का जो स्तंभ लेख है उड़ीसा में, उसमें भागवत धर्म का विकास किस प्रकार हुआ उसकी जानकारी काफ़ी सुंदर। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल के द्वारा इसका निर्माण किया गया। जूनागढ़ रुद्रदामन के द्वारा इनका जो है रचना करवाई गई। फिर है नासिक जो है गौतमी बलश्री के द्वारा इस अभिलेख को तैयार किया गया। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त और हरिशेन के द्वारा इसकी रचना की गई। एहोल जो अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय के कार्यकाल में हुआ। मंदसौर जो अभिलेख है वो मालवा नरेश यशोमर्वन के द्वारा इसकी रचना की गई। ग्वालियर अभिलेख जो है नरेश भोज प्रतिहार वंश का जो था उसके द्वारा इसको तैयार किया गया था। देवपाड़ा जो अभिलेख है उसकी रचना जो है विजयसेन के कार्यकाल में हुई थी। और एरण अभिलेख राजा तोरमान हुण जो शासक था उसके काल में हुई थी। देखिए, प्राचीन इतिहास के स्रोत में हमने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ और कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।